हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइट स्कॉलर एकेडमी। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा था टॉपिक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। दो लेक्चर हो गए इसके ऊपर। हमने पढ़ा था फोर्स क्या होती है, लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। आपको फोर्स के बारे में ब्रीफली डिस्कशन कराया गया था कि क्या होती है फोर्स, कितने टाइप की फोर्स होती है, कहाँ कहाँ पर कौन सी फोर्स लगती है, कब बैलेंस फोर्स होती है, कब अनबैलेंस फोर्स होती है। फिर उसके बाद हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, एरिस्टोटल के थ्योरी थी वो पढ़ी थी। उसके बाद हमने गैलीलियो गैलीली की थ्योरी पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने न्यूटन की थ्योरी पढ़ी थी। सारी थ्योरी पढ़ने के बाद हमने तीनों लॉ पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं। मोमेंटम पढ़ा था, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, हमारा एक टॉपिक रह गया था, मैंने बताया था वो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी अदर बोर्ड में अभी भी वो इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है भाई। मतलब मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ है। कंजर्वेशन से क्या समझ आता है? कंजर्वेशन सिंपली अगर कहा जाए तो ऐसी चीज होती है जो खत्म नहीं हो सकती, उसके लिए कंजर्वेशन लॉ बनते हैं। मतलब जिस चीज को खत्म करा नहीं जा सकता, क्या करा जा सकता है, बस ट्रांसफर करा जा सकता है, तो उसको बोलते हैं भाई कंजर्वेशन, ठीक है। ये यूपी बोर्ड के लिए एडिशनल लिखा हुआ है, वैसे और अदर बोर्ड में भी ये है, खाली यूपी बोर्ड में नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, when two or more bodies act upon one another, their total momentum remain constant or conserved, provided no extra forces are acting। बहुत टफ लैंग्वेज है। मतलब क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है जब दो बॉडी होती हैं, उनका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कभी खत्म नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया, कंजर्वेशन का मतलब ही ये है कि किसी चीज को खत्म हम नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे कंजर्वेशन। अच्छा, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सिंपली जो इंपॉर्टेंट है, कुछ थोड़े बहुत सारे तो नहीं कह सकते। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, किसी दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व रहता है। मतलब टक्कर हुई, दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है भाई, उसका कुछ मास, एक ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, उसका कुछ मास, इन दोनों के बीच में टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद जो इनका मोमेंटम रहा वो टक्कर होने से पहले वाले मोमेंटम के इक्वल रहा, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब इनिशियल मोमेंटम, स्टार्टिंग का जो मोमेंटम दो ऑब्जेक्ट का था वो इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहेगा। m1u1 इनिशियल के लिए, m2u2। याद हो अगर मैंने बताया था आपको कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी भाई, मोमेंटम के साथ साथ बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि मोमेंटम जो होता है m इंटू वी होता है, ये होता है फाइनल मोमेंटम। ये क्या होता है भाई? ये होता है फाइनल मोमेंटम। अगर इनिशियल मोमेंटम की हम बात करें बच्चों, इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम होता है m इंटू यू, क्योंकि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है u। तो जब वेलोसिटी इनिशियल होगी तब इनिशियल मोमेंटम होगा, और जब वेलोसिटी फाइनल होगी तो फाइनल मोमेंटम होगा। आई थिंक इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है भाई। क्या कहता है हमारा लॉ? हमारा लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम उसके फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा, दो ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। इन अदर वर्ड में क्या है, मैंने बताया अभी, मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कोलिजन, टक्कर से पहले, एंड मोमेंटम ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, सेम ऑब्जेक्ट्स लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर द कोलिजन इज रिमेन कांस्टेंट, इक्वल होता है, चेंज उसमें नहीं होता। किसी दो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम टक्कर से पहले था उनका सम टक्कर के बाद वाले मोमेंटम के सम के इक्वल होगा, ठीक है भाई। देखते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक है m1u1, एक है m2u2। ये बिफोर कोलिजन इनका मास था पहले ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फिर इनिशियल वेलोसिटी दी है फर्स्ट ऑब्जेक्ट की, सेम एज मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दी है भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतनी चीज क्लियर हुई होगी। उसके बाद हो गई इनकी टक्कर, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद क्या हुआ? मास तो सेम ही रहेगा भाई, मास टक्कर से पहले भी ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, टक्कर के बाद भी सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं आने वाला,
वो कांस्टेंट ही होता है, मास कभी नहीं बदलता। आप चाहे किसी ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाइए, उसका मास सेम रहता है। पूरे पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं भी ले जाओ, उसके मास पर कभी भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन किस पर इफेक्ट पड़ेगा? वेलोसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। सिंपल सी बात है, अगर दो चीजों के बीच में टक्कर हुई तो उनकी स्पीड पर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी तो उनकी कम ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट किया गया और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किया गया। सपोज टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, जैसे मैंने अभी बताया कि दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, चलो इनके ऊपर लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, ऑफ मासेस m1 एंड m2, इसका मास m1 और m2 है, आर मूविंग इनिशियली विद वेलोसिटी u1 एंड u2। ये वेलोसिटीज दी हैं u1 एंड u2। स्ट्राइक ईच अदर, टक्कर हो गई भाई एक दूसरे की आपस में। आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम लगा, t टाइम लगा। ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2। उन्होंने चलना शुरू कर दिया किस वेलोसिटी से? v1 और v2 से रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 u1, ये हमने अभी देखा पीछे, और फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट a इज m1 v1। इनिशियल ऑफ b m2 u2 और इनिशियल ऑफ b, सॉरी फाइनल ऑफ b m2 v2। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे होगी इसकी? प्रूफ करेंगे भाई इसको, मैथमेटिकल इक्वेशन में हम इसको प्रूफ करेंगे। तो हम चलेंगे फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप याद होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है भाई? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। According to the Newton's third law of motion, for every action there is equal and opposite reaction. FAB equal to minus of FBA। मतलब के force exerted on FAB equal to minus of FBA। इसका क्या मतलब है? Force exerted on B from A, मतलब A द्वारा B पर लगाई गई फोर्स। इसका क्या मतलब है? Force exerted on A by B। इसका मतलब है कि B द्वारा A पर लगाई गई फोर्स। देखो दो ऑब्जेक्ट थे, क्या क्या थे भाई ऑब्जेक्ट? m1 u1 m2 u2। मतलब ऑब्जेक्ट ये m मास का है, ये m2 मास का है, ये इस पर कुछ फोर्स लगाएगा और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इस पर उतनी ही फोर्स लगाएगा। इक्वल फोर्स ये एक दूसरे पर लगाएंगे। ठीक है भाई, इक्वल फोर्स लगाएंगे, हमें पता है फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने पढ़ा है F इक्वल टू होता है ma। क्या होता है भाई? F इक्वल टू ma। FAB की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा m1 a1, और माइनस ऑफ FBA की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा m2 a2। ठीक है भाई, सिंपली F इक्वल टू ma फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m1 a1 फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट, m2 a2। वी नो acceleration equal to final velocity upon initial velocity, sorry final velocity minus initial velocity divided by time। ठीक है भाई, सिंपली m1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? v1 माइनस u1 अपॉन t। अच्छा, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद टाइम तो दोनों को इक्वल लगेगा। जितना टक्कर में टाइम लगा उतना फर्स्ट ऑब्जेक्ट को भी लगेगा, सेकंड को भी लगेगा। इसलिए उसको t1 और t2 ना लिख के डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? t, या आप ले सकते हो डेल्टा t इक्वल टू m2 ऐसे ही रहेगा, a2 की जगह पर आ जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन डेल्टा t। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 v2, सॉरी m1 सॉरी ये है भाई m2 v2 माइनस m2 u2। ठीक है, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस m2 v2, या इसको पहले लिख सकते हो आप m2 u2 माइनस m2 v2।
ठीक है भाई। m1v1 m2v2 दोनों को एक साइड कर लेंगे, यह आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, इधर क्या था भाई, m2u2 माइनस m1u1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा m2u2 प्लस m1u1। रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। Momentum of two objects before the collision and after the collision is constant। अभी पढ़ा था हमने, क्या था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यही पढ़ा था भाई। क्या है हमारा, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए भाई न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन वन कह रहा है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन two vehicles and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दिया है भाई, हमें दिया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इक्वल टू दिया है 1500 किलोग्राम, और हमें वो फोर्स बतानी है जो उसे रोकने के लिए लगाई जाएगी। ठीक है भाई, उस फोर्स को बोलते हैं भाई फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। अभी बताएंगे क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स। और ए दिया है हमें 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू होता है भाई m इंटू ए, तो F इक्वल टू आ जाएगा m कितना है 1500 इंटू 1.7। अच्छा नेगेटिव है, बोला है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव में वैल्यू ले लेते हैं। तो भाई F इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से F इक्वल टू आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट कैंसिल आउट 0, 17 0 17, 17 5 85, 17 1 17 और 8 25, तो ये आ गई माइनस 2550 न्यूटन। माइनस आप लगाएं ना लगाएं वो बात की बात है, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करता है, मोशन में होता है, तो सरफेस उस पर एक फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस पर हमने यहाँ से फोर्स लगाई, ये कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेगा, ऑब्वियसली रुकेगा। सिंपली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी मोमेंट पर जाकर रुकता है, उसका रीजन होता है भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सरफेस फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मोशन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। ठीक है भाई, फोर्स exerted by the surface on a moving object to stop it। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप इट। अगर सरफेस ही ना हो, जैसे एयर में कोई चीज चल रही हो, एयरप्लेन होता है, तभी भी फ्रिक्शन लगता है, उसको बोलते हैं ड्रैग, उसको बोलते हैं ड्रैग। वाटर में भी ड्रैग लगता है, एयर में भी ड्रैग लगता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो उस पर लगता है फ्रिक्शन। सिर्फ नेम चेंज है, काम दोनों का सेम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंटेड टू मूव अ वुडन cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? कैबिनेट को हम मतलब हिलाना चाहते हैं अपनी जगह से, और हमने उस पर फोर्स लगाई 200 न्यूटन की। चल जाओ भाई चल जाओ, कैबिनेट पर फोर्स तो हमने लगा दी, लेकिन वो हिल नहीं रही, या हिल भी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। उस पर दूसरी एक और फोर्स लगेगी जो उसको रोकने के लिए लगेगी, जैसा मैंने अभी बताया है, फोर्स एक्सर्टेड
बाय द सरफेस ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप इट। इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगी जिसको क्या बोलेंगे भाई, फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। और थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितनी फोर्स हम सरफेस पर लगाएंगे उतनी ही फोर्स सरफेस हम पर भी लगाएगा। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फोर्स exerted on the surface, और बस ये नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। हम नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन ही पूछी है हमसे, तो फ्रिक्शन आ जाएगी हमारी 200 न्यूटन। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल है बहुत। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 8000 किलोग्राम इंजन pulls a train of 5 wagons, each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerted a force on 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, then calculate। देखो क्या क्या दिया है, इसने बोला कि एक इंजन है जिसका वेट है 8000 किलोग्राम, फिर वो 5 वैगन को खींच रहा है। मतलब एक इंजन है भाई, गाड़ी है, रेलगाड़ी है, उसके पीछे 5 ऐसे वो लगे हुए हैं वैगन, ठीक है, 5 वैगन्स लगे हुए हैं, उनको वो खींच रहा है भाई, ठीक है, 2 और हैं। अब इस इंजन का वेट दिया है 8000 किलोग्राम और एक वैगन का वेट दिया है 2000 किलोग्राम। अगर मैं टोटल वेट कैलकुलेट करूं, सॉल्यूशन करते हैं, क्या क्या हमें दिया गया है। अगर टोटल वेट कैलकुलेट करूं, टोटल मास कैलकुलेट करूं, तो इंजन का मास हो गया 8000 किलोग्राम प्लस 5 वैगन है, ईच हैज 2000 किलोग्राम मास, तो m आ जाएगा बच्चों हमारा 8000 प्लस 10,000। यहां से डायरेक्ट मास हमारा क्या आ जाएगा, 18,000 किलोग्राम टोटल जो हमारी ट्रेन है उसका मास है। एक इंजन हो गया, 5 उसमें वैगन हो गए, तो टोटल हमारा मास कितना हो गया भाई, 18,000 हो गया। फिर अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ द इंजन एक्सर्टेड अ फोर्स of 40,000 Newton, force by engine कितनी है भाई, 40,000 न्यूटन। मतलब इंजन जो ट्रैक पर फोर्स लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है, 40,000 न्यूटन, और ट्रैक जो लगा रहा है वो 5,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। इंजन इधर को फोर्स लगाता है 40,000 न्यूटन, और जो ट्रैक फोर्स लगाएगा, मैंने बताया जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये 5000 न्यूटन फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन अलग है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी हमारी, फ्रिक्शन फोर्स कितनी है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन, ठीक है भाई। 40,000 न्यूटन इंजन की फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है 5000 न्यूटन। अगर हम सॉल्यूशन करें तो नेट फोर्स हमारी कितनी आ जाएगी भाई, नेट फोर्स आ जाएगी फोर्स बाय इंजन माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हम माइनस कर देंगे। तो हमारी जो फोर्स आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों 40,000 माइनस 5,000, फोर्स आ जाएगी 35,000 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी आई है, 35,000 न्यूटन, ठीक है भाई। तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमने फाइंड कर ली। अभी इसमें बोला था क्वेश्चन में हमने जो फाइंड किया है, क्या किया है, नेट फोर्स। उसके बाद क्या बोला है हमें, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रैक, एक्सेलरेशन बताना है। हमने पढ़ा है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था भाई हमने पढ़ा था F इक्वल टू होता है ma, और हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, तो A इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन m, ठीक है भाई। तो नेट फोर्स कितनी है हमारी, A इक्वल टू आ गया 35,000, और नेट फोर्स हमारी मतलब मास हमारा कितना था पूरी ट्रेन का, 18,000 डिवाइडेड बाय 18,000। देखो 1 2 3 4 5 6 60 से 30 से 30 कैंसिल आउट, 18 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 18 1 is 18 पॉइंट 17 0 170 89 0 44 आएगा 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है भाई, आई होप समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट दिए हैं जिनका दोनों का मास दिया है 1.5 किलोग्राम। ठीक है भाई, ये दोनों हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर मूव कर रहे हैं, लेकिन या स्ट्रेट लाइन पर बोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है, ये इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर, मतलब के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। मतलब कि u1 इक्वल टू बी कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड, और u2 इक्वल टू बी कितना है भाई 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। अच्छा, टकरा गए, टकराने के बाद ये दोनों एक साथ चिपक गए। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। सिंपल सी बात है, किसी मतलब ये दोनों एक साथ चिपक गए तो सेम डायरेक्शन में या किसी भी एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी भाई, कंबाइन हो जाएगी। तो कंबाइन वेलोसिटी को हम क्या ले लेते हैं, सॉरी कंबाइंड वेलोसिटी, कंबाइंड वेलोसिटी इक्वल टू v। अभी पढ़ा था भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पढ़ा था, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है भाई, आई होप अब तक इतनी बार बता दिया, याद हो ही गया होगा। कंबाइन वेलोसिटी हो गई हमारी v। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमने पढ़ा है क्या होता है, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। और हमने अभी कंबाइन वेलोसिटी बोला है v1 प्लस v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, क्योंकि हमने कंबाइन वेलोसिटी को क्या लिया है भाई, v लिया है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या था। दोनों का मास है 1.5 किलोग्राम, तो 1.5 और दोनों की ही वेलोसिटी है सेम 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू आ जाएगा हमारा, क्या बोला आगे, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 कितना है भाई 1.5 इंटू v प्लस 1.5 इंटू v, 1.5 इंटू v। चलिए सेम है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5, क्योंकि दोनों सेम है। इक्वल टू में इसको लिख सकता हूं मैं 1.5 कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, या v कॉमन ले सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे कर लेना। v कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1.5 प्लस 1.5, मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ गया 3 इंटू 2.5, 15 टू 30 और पॉइंट एक नंबर बाद लग जाएगा, इक्वल टू v इंटू 1.5 प्लस 1.5 आ जाएगा 3.5, या लिख सकते हो बस 3। तो v इक्वल टू आ जाएगा 2.5 इंटू 3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा भाई 2.5। दिस इज योर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, अ बुलेट ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। चाहिए है 150 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू द रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। एक बुलेट किसी गन से निकली और वो किसी दीवार से जाकर टकरा गई। उसकी स्पीड कितनी थी 150, वेलोसिटी थी 150, और ये कौन सी वेलोसिटी है भाई, ये इनिशियल है, क्योंकि वो चलना जहां शुरू करती है वो इनिशियल होता है। तो क्या 150 मीटर पर सेकेंड। मास कितना था भाई 10 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, 10 अपॉन 1000 किलोग्राम। ठीक है,
आगे बोला है स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पर आ गई तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। मैंने लिखवाया था नोट पॉइंट में लास्ट लेक्चर्स में। और हमारा टाइम कितना है भाई 0.03 सेकेंड, इतना टाइम लगा उसको रेस्ट तक आने में। अब क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। डिस्टेंस बताना है मतलब एस बताना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप उसको। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, एफ बताना है हमें, ठीक है। देखते हैं भाई आगे। क्या है भाई, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली। अब बोला है उसने वेलोसिटी दी, सारी चीजें दे दी, हमें क्या निकालना है, एस निकालना है। तो एस के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है यू वी और हमारे पास मास है और टाइम भी है। हमने पढ़ा है